हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में। हमने ये देखा था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी बॉडी में, कौन कौन सी चीजें रोल प्ले करती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में। एंड वी ऑल्सो सॉ कि कहाँ कहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दैट वाज लंग्स की एल्वियोलाई में, राइट। अच्छा, हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से कंपोनेंट्स काम आ रहे हैं ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट था जो ऑक्सीजन से बाइंड करके उसे बॉडी में हर जगह पहुंचाता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो ब्लड में डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही थी जगह से जगह, और फिर एल्वियोलाई में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जा रही थी। ठीक है, हमने ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में। थोड़ा बहुत हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था कि ब्लड क्या होता है और ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। हमने ये भी देखा था कि ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, और जो ब्लड का एक कंपोनेंट है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा ही ब्लड का ऐसा कंपोनेंट है जो उसे फ्लूइड बनाता है नेचर में। बाकी अगर कलर की बात करें तो हीमोग्लोबिन कलर प्रोवाइड करता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पे मिलता है आपको? आरबीसी के अंदर, ओके, रेड ब्लड सेल के अंदर रहता है हीमोग्लोबिन। अच्छा, अब जैसे घर में पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहां पे आपको क्या चाहिए रहता है? वहां पर आपको चाहिए रहता है वाटर पंप और आपके पाइपलाइन, राइट। जो ट्यूब्स रहते हैं घर में, पाइप्स रहते हैं, यू नीड दैट। सिमिलरली हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए वी ऑल्सो नीड अ पंपिंग ऑर्गन एज वेल एज दोस ट्यूब्स। तो उस पंपिंग ऑर्गन का नाम है हार्ट, एंड जो हमारे ट्यूब्स है उनका नाम है ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये ब्लड को कैरी अवे करते हैं हार्ट की तरफ और हार्ट से दूर टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। अब हम चलते हैं सबसे पहले कि हार्ट की वर्किंग कैसी रहती है। पहले समझते हैं कि हार्ट काम कैसे करता है। ओके, तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा? मसल से बनी हुई ऑर्गन रहती है हार्ट, एंड इट इज एज बिग एज योर फिस्ट। तो जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी है उतना ही बड़ा आपका हार्ट रहेगा। ओके, अच्छा, वर्किंग पे चलते हैं। मैंने एक बॉक्स डायग्राम बनाया हुआ है हार्ट का, एंड आई वुड सजेस्ट कि ये डायग्राम आप तब ना बनाओ जब आपको सीबीएसई में क्वेश्चन आए कि ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ हार्ट, ऐसे करके। तो आई वुड प्रेफर नॉट टू मेक दिस डायग्राम एट ऑल। कौन सा डायग्राम बनाओ? जो आपकी एनसीईआरटी में है। ओके, उसको 3 से 4 या 5 बार प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, और उसके बाद आपको वो बनने लगेगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम आप कब बना सकते हो? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि मैकेनिज्म समझाओ, वर्किंग समझाओ हार्ट की, तो आप इसको डेफिनेटली बना सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमारी ये जो हार्ट की स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है आपको, उसको पहले समझ लेते हैं। तो बेटा, हार्ट जो है हमारा दो पार्ट्स में, एक लेफ्ट वाला साइड और एक राइट वाला साइड, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, तो ये बताया था मैंने। देखो, लेफ्ट मैंने कहा पे इस तरफ बनाया है, ये मेरा राइट हैंड है। जहां पर मैं घड़ी पहनती हूँ दैट इज माई लेफ्ट हैंड। ओके, तो देखो, लेफ्ट की जगह मैंने राइट लेबल किया है और राइट की जगह मैंने लेफ्ट लेबल किया है। वाई? बिकॉज सामने, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ डॉक्टर, स्कैल्पल लेकर गए ऑपरेशन थिएटर में, और आपके सामने कोई पेशेंट लेटा हुआ है, यू हैव टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अगर उसका हार्ट आपको पहचानना है कि कहाँ पे है, तो आप क्या करोगे कि आप देखोगे कि भाई आपके राइट हैंड साइड पे उसका लेफ्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये तो देखोगे ना एटलीस्ट आप, राइट। तो इसलिए हमको बायोलॉजी में स्टार्टिंग से ऐसे पढ़ाया जाता है कि ये जो हमारा राइट हैंड साइड है वो इधर पे सामने वाले का लेफ्ट आएगा। ठीक है, अब मैंने हार्ट की पोजीशन भी आपको बताई थी कि पोजीशन कहाँ रहती है? बिटवीन द लंग्स। ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में रहती है, एंड इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो जो मूवीज में बताते हैं ना, ओवर ड्रामेटिक सीन्स रहते हैं कि लेफ्ट साइड पे गोली लग जाती है, तो मतलब उसके हार्ट में गोली लग गई, मतलब वहां से गोली निकाली हार्ट से, ऐसा कुछ नहीं रहता। ठीक है, बीच में रहता है हार्ट, एंड इट्स स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। अच्छा, तो देखो जरा, दो साइड हो गए, एक लेफ्ट साइड हो गया और एक राइट साइड हो गया। अब इन साइड्स को सेपरेट करने के लिए बीच में एक वॉल रहती है, मस्कुलर थिक वॉल रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं।
ये सेप्टम के बारे में आपने कहीं पे कुछ कुछ सुना होगा कि जैसे वो बोलते हैं दिल में छेद है उसके, राइट, तो वो दिल में छेद सेप्टम में रहता है बेसिकली, जो सेप्टम रहता है वो परफोरेटेड रहता है, वहां पे होल रहता है, ओके। सेप्टम का काम क्या रहता है, तो सेप्टम बेसिकली हमारा जो हार्ट है, हमारे हार्ट में ना चेम्बर्स बनाए हुए हैं, ओके। चेम्बर्स हैं, कितने चेम्बर्स हैं हमारे हार्ट में, 4 चेम्बर्स हैं, ओके। ह्यूमंस में, बर्ड्स में और इवन क्रोकोडाइल में, ठीक है, 4 चेम्बर्स होते हैं। अभी मैं ये सब लिखवाऊंगी, ये जो मैं बोल रही हूँ ना चेम्बर्स वाला, वो सब मैं लिखवाऊंगी कि इसमें 4 होते हैं, किसमें 3 होते हैं, किसमें 2 होते हैं, सब लिखवाऊंगी मैं, ओके। तो मैंने क्या बताया कि चेम्बर होते हैं, ये चेम्बर क्या इंश्योर करते हैं, ये चेम्बर इंश्योर करते हैं कि ब्लड की ना मिक्सिंग ना हो, ओके। सेप्टम, सेप्टम ये जो बीच में है, ये इंश्योर करता है कि ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स ना हो, ओके। तो ये इंश्योर कौन कर रहा है, ये सेप्टम इंश्योर कर रहा है, ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं कि ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। तो देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, अब ये ऑक्सीजनेट कहां से हुआ, तो रेस्पिरेशन में याद करो, एल्वियोलाई में एक्सचेंज हो रहा था, राइट, एल्वियोलाई में एक्सचेंज हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही थी, ऑक्सीजन अंदर आ रही थी। तो जब ऑक्सीजन अंदर आएगी किसके, ब्लड के, तो वो ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा। पहले क्या आया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई और ऑक्सीजन अंदर आ गई, तो अब क्या, वो ब्लड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ये कहां से आएगा, हार्ट में, लंग से आएगा, ओके। तो ये लंग से आ रहा है, देखो मैंने लिखा है फ्रॉम लंग्स, ओके। कैसा ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसको मैंने ऑरेंज साइड से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलेगा, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब देखो क्या रहता है, जो हमारे हार्ट है उसके 4 चेम्बर है, 1 2 3 4, ओके। तो जो आपके ऊपर के चेम्बर है उनको हम कहते हैं एट्रियम सिंगुलर या एट्रिया प्लूरल, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे मैं इसको लेफ्ट हैंड ही रेफर करूंगी, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में हमारे पास है लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड में भी है राइट एट्रियम, ओके। ये राइट एट्रियम हो गया और ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया। नीचे चलोगे तो नीचे के चेम्बर्स के नाम अलग रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल, ओके, वेंट्रिकल्स। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, अब यहां से समझ लो ये ट्यूब है जो लंग से आ रही है, तो ये लंग से जो ट्यूब आई, अभी इधर पे फोकस करो, ओके, अभी इधर पे फोकस करो, ये लंग से ट्यूब आई और ये एंटर हुई लेफ्ट एट्रियम में, ओके। जब ब्लड फिल होएगा, ये देखो यहाँ पर ये आपका है लॉजिक, क्या है ये आपका लॉजिक है, ये लॉजिक फॉलो करना। जब ब्लड फिल होएगा किसी चेम्बर में, दैट चेम्बर विल रिलैक्स या डायलेट, ये रूल है, ओके। ये रूल इस गेम में फॉलो होएगा, अभी मैं गेम बताऊंगी आपको, ब्लड कहां से कहां जाएगा, फ्लो करेगा ब्लड, तो आप देखोगे कि ये इस रूल को फॉलो करेगा। जब ब्लड फिल होएगा किसी चेम्बर में, तो दैट चेम्बर विल रिलैक्स या डायलेट। जब ब्लड उस चेम्बर से एग्जिट करेगा तो दैट चेम्बर विल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला मैंने, फिल करेगा तो रिलैक्स या डायलेट होएगा, डायलेट इज जस्ट अ सिनोनिम फॉर रिलैक्स, और एग्जिट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होएगा, ठीक है। दिस आर द रूल्स ऑफ द गेम्स। अब अपन गेम चालू करते हैं। तो ये ब्लड आया लंग से इस चेम्बर में, अब ये चेम्बर में ब्लड फिल हो रहा है, मतलब ये चेम्बर क्या होएगा, रिलैक्स होएगा, डायलेट होएगा। तो ये चेम्बर डायलेट हुआ, कैसे डायलेट होगा, तो इमेजिन करो होली का समय है एंड यू आर होल्डिंग अ बलून, बलून में आप पानी फिल कर रहे हो, तो बलून क्या होएगा, डायलेट होना चालू होएगा, राइट, फैलेगा बलून, क्योंकि इसमें लिक्विड भर रहा है। अब समझ लो आपके सामने आपका ओपोनेंट है, ठीक है, आपका दोस्त, वट एवर, ओके। तो आप गए, आपने बलून में नॉट नहीं टाई की, बट उसमें पानी भरा हुआ है, तो आपने उसका माउथ पकड़ा बलून का और आपने उस बलून को नीचे से सपोर्ट दिया, और फिर आप गए और आपने उस बलून को स्क्वीज कर दिया अपने ओपोनेंट के ऊपर, तो क्या होएगा, द बलून विल कॉन्ट्रैक्ट वाइल स्क्वीजिंग, ठीक है। जो लिक्विड जब एग्जिट किया तो बलून क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट। तो सिमिलरली जब लेफ्ट एट्रियम में हमारा ये चेम्बर जो है एक तरीके से बलून की तरह है, तो जब हमारे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फिल होगा, दिस चेम्बर विल रिलैक्स या डायलेट। जब लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पास करेगा, कि लो भाई पासिंग द पार्सल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पास करेगा, तो ये वेंट्रिकल क्या होएगा, रिलैक्स होएगा, क्यों, क्योंकि इसमें ब्लड
फिल हो रहा है और यहाँ से ब्लड क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो दिस एट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रही हूं मैं, सुन लो जरा ध्यान से। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आएगा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, तो दिस चेम्बर विल रिलैक्स, और उसके बाद जब इसको दूसरे चेम्बर में ब्लड पास करना है, जब एट्रियम को, वेंट्रिकल को ब्लड पास करना है, तो एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो वेंट्रिकल रहेगा वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें ब्लड फिल हो रहा है। ओके, अब आपके मन में एक सवाल होएगा कि मैम अगर ब्लड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सॉरी, चेम्बर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेफ्ट वाला, कौन सा, ये लेफ्ट एट्रियम, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लड यहाँ ना जाकर यहाँ चले जाए, वापस लंग्स की तरफ चला जाए। नो बच्चा, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, सुनो जरा। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो व्हाइट कलर का मैंने बनाया है यहाँ पर, ये ऐसे, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके वैल्व्स। देखो ये जगह जगह पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे बने हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम वैल्व्स कह रहे हैं। वैल्व्स का काम क्या रहता है, ये ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं ये, ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो ये सिर्फ एक वन वे दरवाजा है, एक ही बार मतलब एंटर हो गया, बाहर नहीं जा सकते आप। जैसे एस्केप रूम्स वाली मूवीज या गेम्स रहते हैं, तो आपने जिस दरवाजे से एंटर किया आप उससे बाहर नहीं जा सकते, दूसरा दरवाजे की की ढूंढनी पड़ेगी आपको। सिमिलरली यहाँ पर भी आप इससे एंटर हुए, ये वाल्व खुल गया, ब्लड फिल हुआ एट्रियम में, एट्रियम रिलैक्स किया, और उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन की बारी आई एट्रियम के, तो ये जो दरवाजा है, ये वाल्व है, ये बंद हो गया। ठीक है, ऐसे चल रहा है। अच्छा, अब वेंट्रिकल की बारी है कॉन्ट्रैक्ट करने को, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला वाल्व तो बंद रहेगा, तो एट्रियम में ब्लड जाने का सवाल नहीं होता। अच्छा, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो देखो ये ब्लड बाहर निकल गया, कहाँ पे, किसकी तरफ, बॉडी की तरफ चला गया ब्लड। ठीक है, ब्लड कहाँ चला गया, वेंट्रिकल से बॉडी की तरफ चला गया। अच्छा, एक चीज नोटिस करो यहाँ पर कि चारों चेम्बर्स की वॉल देखो, सबसे ज्यादा थिक इस चेम्बर की वॉल है, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल है, और ये थोड़ा बड़ा भी दिख रहा है बाकी के चेम्बर से। इसके लिए मैं रीजन बताऊंगी आपको जब मैं आपको सर्कुलेशन समझाऊंगी। ठीक है, फिलहाल बैक टू द टॉपिक। अब देखो, बॉडी में ब्लड चला गया, अब बॉडी से ब्लड आएगा हार्ट में वापस, तो देखो यहाँ, ये यहाँ से ब्लड वापस आ रहा है, कहाँ पे, राइट एट्रियम में। तो जब राइट एट्रियम में ब्लड फिल होएगा तो एट्रियम क्या करेगा, हमारा रिलैक्स करेगा, और जब एट्रियम को, वेंट्रिकल को ब्लड पास करना है तो एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और जब ये नीचे वेंट्रिकल को ब्लड पास करेगा तो वेंट्रिकल क्या करेगा, इन टर्न वेंट्रिकल विल डायलेट या रिलैक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे हम चलते हैं, तो जो हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड को बाहर पुश करने के लिए, तो ये क्या रहेगा, ये लंग्स की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो बॉडी में कैसा ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ऑक्सीजन तो बट गया बॉडी में, अब क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बॉडी सारे टिश्यूज और सारे ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड पिक करके हमारे हार्ट में वापस ले आएगी। ये हमारे हार्ट में वापस आ गया, और अब ये एग्जिट कर रहा है हार्ट से, और कहा जा रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए, लंग्स की तरफ, टू लंग्स। यहाँ मैंने फ्रॉम लिखा है, यहाँ पर मैंने टू लिखा है। ओके, यहां तक समझ में आया। मैंने ऐसे करके आपको साइकिल बताई कि ऐसे गया बॉडी की तरफ और फिर उसके बाद यहाँ से आया। आप चाहो तो आप यहाँ से भी अपनी साइकिल चालू कर सकते हो कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, राइट एट्रियम की तरफ आता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर उसके बाद ये डायलेट करती है, यहाँ पे ब्लड फिल होता है, ऐसे करके। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा गेम हो गया कि हार्ट कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ब्लड को ट्रांसफर कर रहा है। नाउ वी कम ऑन टू सर्कुलेशन, कि सर्कुलेशन में क्या हो रहा है। तो सुनो जरा ध्यान से, सर्कुलेशन बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा नाम है। और अब इसमें देखो होता क्या है, ये मैंने हार्ट का यहाँ पे मिनिएचर डायग्राम बनाया है, ये आपका थोड़ा बड़ा है और ये वाला डायग्राम थोड़ा छोटा है। देखो इसमें वैल्व्स है, ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, एंड ये राइट वेंट्रिकल है। अब देखो जरा इनके कनेक्शन कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारा, ये एक बड़ी सी ट्यूब से कनेक्टेड है, ये हमारी एओर्टा कहलाती है। ठीक है, ये एओर्टा कहाँ पे जाती है, ये बॉडी की तरफ जाती है। एओर्टा कहाँ पर, बॉडी की तरफ जाती है एओर्टा। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है। कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा, दिस विल बी पास्ड ऑन टू लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल विल पास दिस ब्लड टू द बॉडी।
अब सुनो, लेफ्ट वेंट्रिकल अकेले पूरी बॉडी को ब्लड पास कर रही है, राइट? तो इसीलिए ये जो चेम्बर है ये बड़ा रहता है ताकि एक बार में बहुत ज्यादा ब्लड जाए। और क्योंकि वो पूरी बॉडी को पास ऑन कर रही है, कौन, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पूरी बॉडी को पास ऑन कर रही है, तो उसको बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड को फोर्स आउट करना पड़ता है कि जाओ बाहर निकलो ऐसे करके। तो क्या होएगा कि इसकी जो वॉल्स है, क्योंकि हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए जो वेंट्रिकल की वॉल्स है, कौन से, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल, उसे थिक रखा गया है। ओके, दे आर वेरी मस्कुलर एंड वेरी थिक। ठीक है, याद रखना है इसको। ओके, नाउ एओर्टा ने कैरी किया ब्लड और बॉडी को दे दिया। बॉडी में जहां जहां ऑक्सीजन बांटने की जरूरत है वहां वहां ऑक्सीजन बट गया। अब सुनो जरा, बॉडी के कुछ ऐसे भी नुक्स एंड कॉर्नर्स रहते हैं जहां पर इतनी मोटी एओर्टा का पहुंचना पॉसिबल नहीं है, बहुत सी जगह पे। वहां पर मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि ये जो एओर्टा रहती है वो क्या करती है, वो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। और सबसे छोटी फाइन ब्रांच क्या कहलाती है, कैपिलरी कहलाती है। सिंगल सेल लेयर थिक रहती है वो, ठीक है। और क्या मतलब उसकी जो थिकनेस रहती है वो कितनी, सिंगल सेल के बराबर रहती है। तो ये जो कैपिलरी रहती है हमारी फाइन, ये छोटे छोटे सेल्स के बीच में जो स्पेसेस रहते हैं वहां पर चली जाती है हमारे सेल्स को नरिश करने के लिए विद ऑक्सीजन एंड फूड। ठीक है, अच्छा, अब ये बॉडी में ऑक्सीजन सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या बचा, अब देखो रेस्पिरेशन हुआ था, याद करो। रेस्पिरेशन में क्या बन रहा था, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट बनाया, और पायरुवेट को तोड़ के क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बच रहा है यहाँ पर, ये ब्लड कैरी करेगा डिजोल्व फॉर्म में। ठीक है, प्लाज्मा में कैरी करेगा, कैसे, डिजोल्व फॉर्म में कैरी करेगा। और इसको ले आएगा बॉडी से कहां पर, राइट एट्रियम में। किसके द्वारा, विथ हूम, तो थ्रू वीना कावा। ओके, वीना कावा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, देखो CO2 रिच ब्लड है ये। ओके, अच्छा, तो ये राइट एट्रियम में आपका ब्लड आया। अब देखो वीना कावा भी दो टाइप की होती है, एक सुपीरियर वीना कावा होती है जो क्या बोलते हैं आपके ऊपर के पार्ट्स के इतने, ये जो ऊपर के पार्ट्स हैं इधर से ब्लड वापस लाती है हार्ट की तरफ। और जो इंफीरियर वेना कावा होती है वो नीचे के जो पार्ट्स रहते हैं उधर से ब्लड लाती है वापस। ठीक है, अच्छा, तो वीना कावा जो है अभी हमने कंबाइंड बनाई है उसको कि मतलब हाँ ठीक है एक ही वीना कावा है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहे टॉपिक को। ओके, तो सी, ये वीना कावा ने ब्लड लाया, राइट एट्रियम को दिया। ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। राइट एट्रियम ने पास किया राइट वेंट्रिकल को। नाउ राइट वेंट्रिकल विल पास दिस ब्लड टू लंग्स। ठीक है, राइट वेंट्रिकल ने इस ब्लड को कहां पे पास कर दिया, लंग्स की तरफ। किस लिए, ताकि इस ब्लड का प्योरिफिकेशन हो सके, ऑक्सीजन रिच हो सके ये वापस से, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सपेल कर दे फ्रॉम द बॉडी। ओके, यहां तक समझ में आया। अब जरा यहाँ पर नोटिस करो कि ब्लड कितनी बार एंटर कर रहा है हमारे हार्ट में। तो देखो, फर्स्ट टाइम यहाँ पर एंटर किया लेफ्ट एट्रियम में, यहां से गया बॉडी की तरफ, बॉडी से आया राइट एट्रियम में। तो दूसरी बार ब्लड एंटर कर रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये यहाँ पर देखो ये साइकिल बन रही है ऐसे, ये देखो दो साइकिल बन रही है, दो बार ब्लड एंटर कर रहा है हमारे हार्ट में, इसलिए इस सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। मैंने ये नाम क्यों दिए हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। जी, कुछ स्कूल्स में ऐसा बताते हैं कि जो हमारी आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो हमारी वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, वेन कैसे कहला गई, राइट? तो अभी वो सब भूल जाओ, ठीक है। मैं जो पढ़ा रही हूँ आर्टरी और वेन के बीच में डिफरेंस, वो सुनो। तो देखो, आर्टरी क्या करती है, इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और वेन क्या कर रही है, वेन टेक्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, टेक्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, तो देखो ये एओर्टा को देख लो, ये सबसे बड़ी आर्टरी मान लो इसको। तो ये क्या कर रही है, ये ब्लड को देखो दूर ले जा रही है हार्ट से, दिख रहा है, राइट? और देखो ये जो वीना कावा है, ये समझ लो ये सबसे बड़ी वेन है बॉडी की, तो ये ब्लड को हार्ट के तरफ लेकर जा रही है। यही पढ़ा हमने यहाँ पर। अब जरा यहाँ पर देख लो, ये जो ऊपर क्या केस चल रहा है, देखो यहाँ पर ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है,
हार्ट की तरफ ब्लड कौन लाता है? वेन्स लाती है, दिख रहा है देखो, टुवर्ड्स द हार्ट। तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया वेन। पल्मोनरी क्यों? क्योंकि ये लंग से कनेक्टेड है। अब देखो, जैसे हार्ट से कनेक्टेड कोई भी चीज रहती है, इट इज रेफर्ड टू एज कार्डियो समथिंग समथिंग। तो सिमिलरली लंग से अगर कोई चीज रिलेटेड है तो हम उसको पल्मोनरी करके बुला रहे हैं। तो दिस वेन, इसका स्पेशल नाम है पल्मोनरी वेन। वेन क्यों? क्योंकि ये ब्लड को हार्ट की तरफ ला रही है। अब इसमें जरा खुद ही बताओ आप, ये आर्टरी है, आर्टरी क्या करती है? ब्लड को दूर ले जाती है। तो इसका नाम देखो, हार्ट से दूर ले जा रही है ब्लड को, हार्ट से दूर ले जा रही है ब्लड को, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया? आर्टरी रख दिया। एंड पल्मोनरी क्यों? लंग से कनेक्टेड है, तो पल्मोनरी आर्टरी हो गई है। ठीक है, ये मैंने आपको डबल सर्कुलेशन का पूरा डायग्राम समझा दिया है। अब बची हमारी बाकी के डिफरेंसेस आर्टरी और वेन्स के बीच में, तो उनको भी देख लो। आर्टरी कैसी रहती है? डीप सीटेड रहती है। डीप सीटेड मतलब बहुत ज्यादा अंदर रहती है, लेयर्स की। ओके, और जो वेन्स रहती है वो हमारी सुपरफिशियल रहती है। कभी आप अपने हाथ में यहाँ पर देखोगे तो आपको ये जो कलरफुल सी ब्लड वेसल्स दिखेंगी, पर्पल एंड ग्रीन, तो ये क्या रहेंगी? ये आपकी वेन्स कहलाएंगी। बट आर्टरी जो रहती है वो इतनी ऊपर आपको नहीं दिखेगी। वाई? डीप सीटेड क्यों रहती है? फॉर एग्जाम्पल, जरा सा भी अगर कट लग गया कहीं पे भी, तो हमारी आर्टरी ना डैमेज हो। क्यों? क्योंकि आर्टरी में ना ब्लड बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में फ्लो होता है। क्या बोला मैंने? जो ब्लड रहता है आर्टरीज के अंदर वो बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर में रहता है। तो आप कोई पाइप इमेजिन करो, और इमेजिन करो उस पाइप में ना हल्का सा कट लग गया है। राइट, इंडिया में तो वैसा होता रहता है भाई, कहीं भी आपको गली कूचे में दिख जाएगा कि ओके, कहीं की पाइपलाइन डैमेज हुई है, वहां पे ऐसे वाटर का पूल बना हुआ है और पूरी सड़क ऐसी गीली हुई है। ओके, तो ये यू कैन सी दिस एवरीवेयर। अगर घर के गार्डन पाइप में अगर कोई जरा सा स्लिट आ गया है, तो आप देखोगे उधर से पानी बाहर निकल रहा है। ओके, अब वो डिपेंड करेगा कि आपने नल को कितना तेज मतलब रखा है, नल को कितना ज्यादा खोला है। अगर आपका टैप जो है वो फुल्ली ओपन है, तो जो आप देखोगे कि जो धार रहेगी जो निकल रही है स्लिट से, वो ज्यादा दूर तक जाएगी, मतलब पानी हाई प्रेशर में फ्लो कर रहा है। बट अगर आप टैप को थोड़ा कम टर्न अप करोगे या थोड़ा टर्न डाउन करोगे, तो फिर आप देखोगे कि वो जो धार है जो कहाँ से स्लिट से निकल रही है, जो वाटर का अपना स्ट्रीम रहता है, तो वो क्या, वो थोड़ी कम दूरी तक जाएगी, मतलब पाइप के अंदर प्रेशर कम है। तो सिमिलरली आर्टरी में ना बहुत ज्यादा प्रेशर में ब्लड रहता है। एंड अगर इनको हमने ऊपर ऊपर रख दिया, सुपरफिशियल रख दिया, तो फिर हल्का सा भी अगर कट लग गया, छोटे बच्चों के कितना खेलते रहते हैं, उनको चोट वगैरह लगती रहती है, राइट? तो उनको हल्का सा भी अगर कट लग गया तो बेटा ब्लड लॉस तो बहुत होएगा फिर उनका, राइट? तो ब्लड को कंजर्व करने के लिए हमने आर्टरीज को नीचे रखा है। और वेल्व्स में क्या रहता है, सॉरी वेन्स में क्या रहता है? वेन्स में ये रहता है कि जो ब्लड रहता है वो उतने ज्यादा प्रेशर में नहीं रहता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का आपका डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट हो गया कि आर्टरी में जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में फ्लो करता है, एंड वेन्स में प्रेशर उतना ज्यादा नहीं रहता है। मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, बट यू कैन। ओके, अच्छा, तो आर्टरी कैसी रहती है? डीप सीटेड रहती है। वेन्स कैसी रहती है? सुपरफिशियल रहती है। मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी वाई। सिमिलरली उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ही अप्लाई करो। आर्टरी में ना वैल्व्स एब्सेंट रहते हैं, वैल्व्स नहीं रहते, बट वेन्स में प्रेजेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो आर्टरी में तो जो ब्लड है वो ऑलरेडी हाई प्रेशर में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी मंदिर में गए हो, बहुत फेमस मंदिर है, बहुत भीड़ है, तो क्या हो रहा है? आप आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे, आपको धक्का दे दिया जा रहा है ना? आपको धक्का दे दिया जा रहा है और आप भीड़ के साथ साथ बिना चले बस आगे बढ़े जा रहे हो। सिमिलरली क्राउड इतना रहता है, मतलब क्या बोलते हैं, ब्लड इतना रहता है, प्रेशर उसका आर्टरी में, कि उसको कोई मतलब रोकने की चीज ही नहीं रहती। कोई बैक फ्लो नाम की चीज होती ही नहीं है आर्टरी में, कि अरे ब्लड आगे चला गया, इट माइट बी पॉसिबल कि ब्लड वापस आ सकता है, अपनी डायरेक्शन को रिट्रेस कर सकता है ना, ऐसा आर्टरी में नहीं होता। बट वेन्स में क्योंकि प्रेशर कम रहता है, ये पॉसिबल होता है काफी। ठीक है, वेन्स में क्या रहता है? वैल्व्स प्रेजेंट रहते हैं इस बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वाल्व? तो लिख देना, टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, valves आर प्रेजेंट। ठीक है, ओके, लास्ट पॉइंट, वॉल्स आर थिक एंड इलास्टिक। किसकी? आर्टरी की। थिक क्यों रहती है? ऑब्वियस सी बात है, पाइप मोटा होना चाहिए, जरा सा भी स्लिट लगेगा तो फवारा हो जाएगा, राइट? ब्लड का लॉस हो जाएगा। वॉल्स कैसी रहती है? थिन रहती हैं। और कैसी रहती है? इलास्टिक रहती है।
यहाँ पर जो वॉल्स रहती हैं, क्योंकि देखो ब्लड इतना ज्यादा प्रेशर में नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे वॉल्स कैसी रहती हैं, थिन रहती हैं, ठीक है। तो ये हो गई डिफरेंस आर्टरी और वेन्स के बीच में। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि जो हमारे बॉडी में चेम्बर्स रहते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो मैंने ये बताया था आपको कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हार्ट है उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। हार्ट को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था हमारा राइट साइड और एक था हमारा लेफ्ट साइड, एक था राइट साइड और एक था लेफ्ट साइड। देखो ऊपर देखो डायग्राम में, राइट। लेफ्ट साइड में हमारे कितने चेंबर है, टू चेंबर, और हमारे राइट साइड में कितने चेंबर है, टू चेंबर्स अगेन। तो ये 2 + 2 कितने हो गए इन टोटल, 4 चेंबर्स हो गए। कितने हो गए, 4 चेंबर्स। तो हम ह्यूमंस का हार्ट कैसा रहता है, 4 चेंबर्ड हार्ट रहता है। कैसा रहता है, 4 चेंबर्ड रहता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ किसके हार्ट कैसे रहते हैं। तो 4 चेंबर्ड हार्ट किस में प्रेजेंट रहते हैं, मैंने बताया था ह्यूमंस में रहते हैं, सॉरी ह्यूमंस नहीं, मैं थोड़ा और ज्यादा ब्रॉड कैटेगरी ले रही हूँ, ह्यूमंस तो छोटी कैटेगरी हो गई। आई विल राइट बर्ड्स, एनिमल्स, ठीक है। ये एनिमल वाली टर्म में ना हम मैमल्स आ जाते हैं, मतलब हम ह्यूमंस और बाकी के मैमल्स, बाकी के एनिमल्स, ठीक है। जितने भी आपके क्या बोलते हैं, या आई शुड जस्ट राइट मैमल्स, एनिमल नहीं लिखूंगी मैं, मैमल्स लिखूंगी। बर्ड्स, मैमल्स एंड एक एक्सेप्शन मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, दैट वाज क्रोकोडाइल। क्या था वो, क्रोकोडाइल। ये महाशय के पास 4 चेंबर्ड हार्ट होता है एंड दैट टू इनकम्प्लीट, ठीक है। बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल। एनिमल नहीं लिखना क्योंकि एनिमल में ऐसे एनिमल्स भी आ जाएंगे जिनके हार्ट कम चेंबर के रहेंगे, राइट, ओके। तो 4 चेंबर्ड हार्ट बर्ड्स के पास है, मैमल्स के पास है, क्रोकोडाइल के पास है। इफ वी कम टू 3 चेंबर्ड हार्ट, तो 3 चेंबर्ड हार्ट होंगे एम्फीबियंस के पास। एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग हो गया हमारा, ओके। एम्फीबियन के पास होंगे एंड रेप्टाइल। रेप्टाइल में तो खैर क्रोकोडाइल भी आता है, इफ यू ऑल हैव नोटिस्ड, बट क्रोकोडाइल जी ने ऑलरेडी अपनी जगह ऊपर वाले स्थान पे ले ली है। तो रेप्टाइल में आपके आ जाएंगे लिजर्ड आ जाएंगी एंड आपका टर्टल आ जाएगा, ठीक है, स्नेक्स आ जाएंगे, ये रेप्टाइल में आ जाएंगे, ओके। ये इनके पास 3 चेंबर्ड हार्ट होते हैं। अब 2 चेंबर्ड हार्ट के बारे में अगर हम बात करें, चेंबर्ड ईडी, एक मिनट, 2 चेंबर्ड हार्ट के बारे में बात करें तो बेटा ये सिर्फ फिशेस के पास रहता है, ओके। अगर आप देख रहे होगे तो ये एनिमल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। अब देखो मैंने वहां पे एनिमल क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि देखो ये सब भी तो एनिमल में आते हैं ना, राइट। एम्फीबियंस आते हैं एनिमल में, रेप्टाइल्स आते हैं एनिमल में, है ना। तो देखो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं एनिमल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। फिश, फिश के बाद कौन आए, एम्फीबियन और रेप्टाइल, और उसके बाद कौन, बर्ड एंड मैमल, ठीक है। अच्छा, डबल सर्कुलेशन के बारे में बात करें तो ये जो डबल सर्कुलेशन है ये सिर्फ उनके पास होता है जिनके पास 4 चेंबर्स हैं, ठीक है। तो किस किस के पास 4 चेंबर है, बर्ड और मैमल्स के पास, ठीक है। क्रोकोडाइल को आई विल लेट गो। अच्छा क्यों, तो सुनो जरा, 4 चेंबर्ड हार्ट क्यों चाहिए हमें डबल सर्कुलेशन कराने के लिए, और वो भी सिर्फ बर्ड और मैमल। तो देखो जरा, जो बर्ड और मैमल रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वो हम अब हमेशा अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रहते हैं, ठीक है। दे आर वार्म ब्लडेड। बाकी के जो हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है ये एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ओके। तो मैंने क्या कहा कि जो बर्ड्स और मैमल्स हैं इनका जो टेम्परेचर है ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करता और ये अपना टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर सकते हैं, राइट।
तो जो इनको एफिशिएंसी लगती है अपना टेम्परेचर मेंटेन करने में, उसमें काफी ज्यादा वो एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस रहती है टेम्परेचर मेंटेन करना, राइट। टेम्परेचर मेंटेन करना इज अ वेरी एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस, ठीक है। तो उसके लिए यू नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ऑक्सीजन आप ज्यादा इनटेक करोगे एंड यू कैन नॉट अकोमोडेट, या यू कैन नॉट, क्या बोलूं मैं, आप मिक्सिंग को अंजाम नहीं दे सकते। ओके, अगर आपका ऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मिक्स हो गया तो अरे रे 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 रे, ऑक्सीजन का एफिशिएंट इनटेक फिर कैसे हो पाएगा, राइट। तो हमें ऑक्सीजन का इनटेक क्यों चाहिए? सबसे पहले तो ये सुनो, क्यों चाहिए? क्योंकि यही ऑक्सीजन आप एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज करोगे पायरुवेट को CO2 और H2O में तोड़ने के लिए और खूब सारी एनर्जी जनरेट करने के लिए। अब ये एनर्जी आप यूज करोगे अपना टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए। अब समझ में आया? समझ में आया कि क्यों डबल सर्कुलेशन जरूरी है बर्ड्स और मैमल्स को टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखने के लिए, एंड व्हाई इज इट अ एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस, और क्यों हमें ऑक्सीजन का अच्छा एफिशिएंट इनटेक चाहिए रहता है विदाउट एनी मिक्सिंग। मिक्सिंग ना हो इसलिए अलग अलग हमारे साइड्स डिवाइडेड हैं, चेम्बर्स हैं अलग अलग, है ना। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन की एफिशिएंट सप्लाई मेंटेन की जा सकती है, ठीक है। तो आई वांट कि इतना सब अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है, सब अच्छे से रिवाइज करो। एंड जो मैंने पुराना पढ़ाया है वो भी रिवीजन करना है, ऐसा नहीं कि नया नया पढ़ते चले गए, पुराना पुराना सब भूल गए, ठीक है। एंड अपना ख्याल रखो, मस्ती करते रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय, ईट हेल्दी फूड, ओके।